हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग ने वीडियो लेक्चर्स की एक शुरुआत की और उसके अंदर हम लोग ने तकरीबन 2 बड़े चैप्टर्स को कंप्लीट किया। और आज हम लोग सेकेंड चैप्टर मतलब कि काफ़ी दिनों से सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब अगर हम सेकेंड चैप्टर की बात करें तो वो है सॉल्यूशंस, ठीक है। और ये सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स आगे के वीडियो लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट किए। तकरीबन हम लोग ने 6 से 7 वीडियो लेक्चर को कंप्लीट किया। पर बच्चों, ये जो चैप्टर है काफ़ी छोटा चैप्टर है, ये उतना बड़ा चैप्टर नहीं है और ये चैप्टर कम वीडियो लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो जाए, एक ऐसा चैप्टर ये है। तो हम यहाँ पर एक और नए टॉपिक के साथ इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर ब्रीफिंग कर ले, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि भाई वो ऐसी प्रॉपर्टी रहती है जो सॉल्यूट की, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होने वाली प्रॉपर्टीज को, वो सारी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होती है उसको बोलते हैं दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं। चलिए मैं उसकी लिस्ट बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी है कौन से रहते हैं। पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है RLVP, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये RLVP का फुल फॉर्म है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेरिवेशन के साथ कंप्लीट किया था, ठीक है। फिर दूसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हम यही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको मैं शॉर्ट में F पे लिखता हूं। एंड चौथा एंड आखिरी जो है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है वो? ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं डिटेल में। उसमें से पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। आज मेरा टारगेट है इसी वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूरा डेरिवेशन ग्राफ थियरी के साथ कंप्लीट करवा लूंगा। ये मेरा टारगेट है आज के लेक्चर का, ठीक है। वैसे हमारा RLVP तो कंप्लीट हो गया था प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पर हमने 2 मेन इंपॉर्टेंट चीजें भी पढ़ी थी, वो था आइडियल सॉल्यूशन IS एंड दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन NIS। तो आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, हमें पहली बात तो हमने ये डिस्कशन किया था। तो आइडियल सॉल्यूशन उनको बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन जो सारे रेंज में आप उसके कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग रेंज ले लो और वो सारे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर राउल्ट्स लॉ को ओबे करता हो, फॉलो करता हो, राउल्ट्स लॉ को ओबे करता हो, फॉलो करता हो। दूसरी बात कि उसका P थियोरेटिकल मस्ट इक्वल टू P ऑब्जर्व्ड, उसका P ऑब्जर्व्ड एंड P थियोरेटिकल सेम होना चाहिए। तीसरी चीज, उसका डेल्टा V मस्ट बी इक्वल टू 0। डेल्टा V कितना होना चाहिए? मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड डेल्टा H मस्ट बी इक्वल टू 0। चौथी चीज ये है कि भाई उसमें AA एंड BB इंटरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू AB इंटरेक्शन, ये भी होना चाहिए। ये उसके मेन 5 पॉइंट्स थे जो हमने आइडियल सॉल्यूशन के लिए लिखे थे। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने आपको उसको दोनों टाइप समझाए थे। आपको मैंने उसके दोनों टाइप को समझाया था बच्चों, ठीक है। तो जरा उस बात पे भी आप एक बार रिवीजन कर लेना ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। और अब हम लोग बढ़ेंगे विद द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन होना मतलब क्या होता है? एलिवेशन का मतलब क्या होता है? उठना, ऊपर उठना, उसी को बोलते हैं एलिवेशन। अब यहां पर नाम ये दिया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उसका मीनिंग क्या होगा कि भी बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास है उसको बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसका बढ़ना।
वो सिर्फ 0.1 डिग्री जितना भी बढ़ा तो भी उसको हम एलिवेशन ही बोलेंगे, या फिर 5 डिग्री जितना बढ़ा तो भी उसको हम एलिवेशन ही बोलेंगे। तो जरा ध्यान से देखना, टॉपिक छोटा सा है, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम ध्यान से एक चीज को पढ़ेंगे, दैट इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। जरा ध्यान देना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ध्यान देना यहां पर। अब देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। पहले तो हमें उसके बारे में लिखना है, समझना है, ठीक है। हालांकि बहुत सारों को इसमें से शायद पता भी होगा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, लेकिन जरा ध्यान से देखना कि भाई फॉर एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड हमारे पास हो, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर for any liquid, boiling point is the temperature at which vapor pressure of liquid is equal to the atmospheric pressure। ठीक है, क्लियर आप लोग को? यस, ध्यान देना बच्चों, पे अटेंशन हियर। यस, ध्यान देना। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में, फॉर एनी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो जरा ध्यान देना, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी उससे कि मान लो मेरे पास कोई भी एक लिक्विड है और वो लिक्विड अभी प्योर है, इट इज प्योर, ठीक है, जिसको अभी हमने 25 डिग्री सेल्सियस लिया है। अब हम क्या करते हैं उसको? अब हम उसको हीट करना शुरू करते हैं। अब हमने उसको हीट करना शुरू किया तो आसानी से बहुत सारे मॉलिक्यूल ऊपर की सतह से, यानी ऊपर की सरफेस से मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वेपराइज होंगे। यहां पर सारे के सारे मॉलिक्यूल एक ही प्रकार के कंपाउंड के हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे? वेपराइज होंगे। क्या होंगे? वेपराइज होंगे। ध्यान से समझना। तो देखो होगा क्या, लेकिन अब आपने ऐसा किया है कि इसी के अंदर आपने कोई और कंपाउंड को मिक्सअप कर दिया, यानी कि आपने सॉल्यूट डाला। तो मैं उसको 25 डिग्री सेल्सियस को यहां लिखता हूं। अब यही कंटेनर के अंदर आपने क्या किया है कि यहां पर कोई सॉल्यूट को डाला है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूल को इतनी ज्यादा सरफेस नहीं मिलेगी वेपराइज होने में, सरफेस थोड़ी कम हो गई, तो ऑब्वियस बात है कि भाई आसानी से ये बॉयल नहीं हो पाएगा। यानी कि जितने टेम्परेचर पे ये बॉयल हो रहा था उतने टेम्परेचर पर अब वही सॉल्यूशन, वही कंपाउंड नहीं हो पाएगा। यानी कि आपको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर पूरी सरफेस नहीं मिल पाती है बॉइलिंग होने में, वेपराइज होने में। समझे कि नहीं? यहां पर तो ये प्योर था, सारे मॉलिक्यूल मिल रहे थे, यहां पर ये प्योर नहीं है, सारे मॉलिक्यूल नहीं मिल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? हमें हीट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, और थोड़ा ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो इसका एक ग्राफ लेते हैं, होता क्या है उसको समझने के लिए। तो जरा ध्यान से देखना कि भाई ये ग्राफ का वाई एक्सिस है, ये ग्राफ का एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये यहां पर वाई एक्सिस है,
वो मैं लिखता नहीं हूं तो आपको पता ही है। अब यहां पर ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टेम्परेचर लिया हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने वेपर प्रेशर लिया है। क्या लिया है? वेपर प्रेशर। और यहां पर ये टेम्परेचर लिया है। अब जरा ध्यान से देखना, हुआ क्या होगा? What must have happened? अब कहीं पर ये 25 डिग्री, कहीं यहां पर है 25 डिग्री सेल्सियस, समझ बराबर है। और उस कंडीशन में हमारे पास यहां पर जो वेपर प्रेशर था, ठीक है, ये प्योर कंपाउंड की बात है, वो थोड़ा सा ऊपर है, यहां पर इतना होगा, समझ लो कि भाई इतना कहीं वेपर प्रेशर है। अब आप धीरे धीरे देखो, यहां पर समझ लो कि भाई 1 atm है, यानी कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है? 1 atm। तो समझ लो कि भाई यहां पर 1 atm प्रेशर है। धीरे धीरे करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि वही लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। ये रहा, इसको मैं अलग कलर के डॉट से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी है। देखो मस्त टॉपिक है, बहुत इजी है। धीरे धीरे मैंने 25 डिग्री से 30, 35, 40, 45, 50, 55 करते करते एक टेम्परेचर ऐसा मिला जिस पे इसका क्या हुआ, इसको मैं ग्रीन लाइन कर देता हूं, कि इसका जो यहां पर क्या हो गया, तो उसका जो यहां पर प्रेशर था, वेपर प्रेशर, वो एटमॉस्फेयर के बराबर बन गया। ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने अंदर सॉल्यूट डाला, यानी कि ये वाला जो प्योर था उसको हमने अब थोड़ा सा इम्प्योर में कन्वर्ट कर दिया। तो ऑब्वियस है कि भाई यहां से मॉलिक्यूल जाने वाले भी कम होंगे, तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। अब वापस इसका टेम्परेचर बढ़ाते 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 एक टाइम ऐसा आया कि भाई इसका भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो गया। और वो कौन से पॉइंट पे हुआ, तो ये वाले पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर जो है ये टेम्परेचर पे, जरा ध्यान से देखना कितना हो गया वो, तो वो हो गया दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो कितना टेम्परेचर था, अब समझ लो कि भाई इनिशियली जब ये प्योर था तब हमें ये जो टेम्परेचर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, लाओ मैं रेड पेन से लिखूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, दिखे ग्राफ, ठीक है, और वो है TB0, ठीक है। फिर उसको बढ़ाने पर वो कितना मिला, वो TB के बराबर मिला, यानी कि TB टेम्परेचर के ऊपर। अब TB क्या है, TB जो है दैट इज ग्रेटर देन TB0। बच्चों समझना, TB क्या है, TB इज ग्रेटर देन TB0। तो टेम्परेचर थोड़ा हाई करने पर अब ये जो है इम्प्योर सॉल्यूशन, वो उसके अंदर ये जो प्योर सब्सटेंस था उसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर वाले टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। समझेंगे नहीं आप लोग? अब जरा ध्यान से देखना, ये जो डिफरेंस बनेगा यहां पर, ये जो डिफरेंस बनेगा ये क्या होगा, तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज TB माइनस TB0, ये आएगा TB माइनस TB0। और ये यहां पर क्या था, प्योर सॉल्वेंट था और ये सॉल्यूशन बन गया। मैं यहां पर लिखता हूं ब्रैकेट में प्योर सॉल्वेंट था और यहां पर ये हमारा सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है। टेम्परेचर थोड़ा हाई है ना, उस तरह जाएंगे तो वैल्यू हाई होगा ना, क्लियर है? यस, यहां पर टेम्परेचर थोड़ा हाई हुआ। अब एक बात याद रखना कि भाई ये जो डिफरेंस है ये डिपेंड होता है, ये जो आपके पास डिफरेंस है डेल्टा TB, ये प्रोपोर्शनल है सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। यानी कि अगर सॉल्यूट ज्यादा डालोगे अंदर ये प्योर सब्सटेंस में और कॉन्सेंट्रेशन उसका घटाओगे, यानी कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा यूं। अगर आपने और सॉल्यूट डाल दिया तो ये ग्राफ, ये जो लाइन है वो और वहां जाएगी, और डाल दिया तो और वहां जाएगा, यानी कि और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर आपको राइज करवाना पड़ेगा। तभी जाकर क्या होगा कि वो जो मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। क्लियर है? लेकिन हम एक चीज पढ़े हैं कि भाई सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मापना हो तो हम लोग यहां पर लेते हैं दैट इज मोलालिटी। क्या लेंगे, स्मॉल m, यानी कि मोलालिटी। और यहां पर जरा ध्यान से समझना
कि अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी की साइन को निकालना है तो हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर डेल्टा टी बी इक्वल टू हम लोग लगाएंगे के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, और हमें यहां पर एक इक्वेशन मिल गया है। और इस इक्वेशन जरा ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। क्या ले लिया? इक्वेशन नंबर 1 ले लिया है। ओके, जरा ध्यान से देखना, पे अटेंशन हियर। अब यहां पर स्मॉल एम क्या है? तो वो मोलालिटी है। के बी क्या है? मोलार एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मैं लिखता हूं सारी चीजें, मैं सारे टर्म्स लिखता हूं। स्मॉल एम यानी कि आएगा मोलालिटी। ठीक है, और यहां पर ये के बी क्या आएगा? मोलार एलिवेशन कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। किसके लिए है ये? सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए। अब देखो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वेट ऑफ केजी में। किसका? सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट का। अब क्या बनेगा आप खुद से सोचिए, ये क्या आएगा? तो W अपॉन क्या आएगा? M इंटू W के जी ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट के। तो वेट किसका होगा यहां पर? सॉल्यूट का। मोलर मास कितना होगा? किसका होगा? सॉल्यूट का। क्लियर हुआ? अब यही वाली वैल्यू जो है, ये m की ये जो वैल्यू है वो यहां पर रखेंगे इसकी जगह पर। तो क्या मिलेगा? डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू डब्ल्यू के जी। क्लियर है? क्लियर है? ये मिल गया हमें। यस, मिल गया ना? क्लियर है ना? कितना इजी है देखो। और एक बात याद रखना, ये तो केजी में है। अगर हमें वो ग्राम में लेना हो तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय करेंगे 1000 डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू डब्ल्यू इन ग्राम। पर ये किसका है? सॉल्वेंट का है, और ये दोनों जो है वो सॉल्यूट का है। यहां पर डेल्टा टीबी की फॉर्मूला मिल गई। अब कभी कभार एग्जाम में आपको पूछते हैं केबी की वैल्यू। किसकी वैल्यू पूछते हैं? केबी की। तो हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे यहां पर। तो देखो ये हमें मिल गया है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। विच इज दिस इक्वेशन? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? यस। अब हम लेते हैं केबी को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो के बी इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा टी बी इंटू एम इंटू वेट इन ग्राम किसका? सॉल्वेंट का, डिवाइड बाय यहां पर क्या आएगा? सॉल्यूट का वेट मल्टीप्लाई बाय 1000। ये कभी कभार एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि भाई केबी की वैल्यू फाइंड करो, यानी कि मोलार एलिवेशन कांस्टेंट किसका? सॉल्वेंट का। किसका? सॉल्वेंट का। तो यहां पर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन के साथ कंप्लीट हुआ है। लेकिन एक काम करते हैं, जरा ध्यान देना कि भाई यहां पर मैं आपको एक बार और समझाता हूं, रिवाइज करवाता हूं, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। तो जरा ध्यान देना। पहली बात तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ रहे हैं ये चैप्टर के अंदर। तो हम लोग बेसिकली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। पहला है RLVP, जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है दैट इज एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट की बात है तो उसका मतलब क्या होता है, पहले बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझो आप। ठीक है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि भाई जो उसका एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट है उससे थोड़ा बढ़ गया, एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा सा बढ़ गया, उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर ध्यान से गौर देना, दिमाग लगाना कि भाई पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जिस पे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो, और वही टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लाइक हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया। अब ये जो ग्राफ है ये प्योर के लिए है, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है, और यहां पर हमारे पास ये जो ग्राफ है, थोड़ा ब्लैक लाइट मार्कर से लिख देते हैं, वो किसके लिए है? तो वो सॉल्यूशन के लिए है। ये ग्राफ जो हमें मिला वो सॉल्यूशन के लिए मिला है।
ठीक है, ये डेल्टा टी भी हमने लगा दिया। क्लियर है, ये 1 atm हो गया। क्लियर है, यस। तो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, फिर धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया उसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे करते करते 1 के नजदीक आया। एक टाइम ऐसा हो गया कि भाई 1 के बराबर हो गया। सेम में यहां पर भी क्या हुआ, इसका भी 1 के बराबर हो गया, लेकिन यहां पर टेम्परेचर हाई करना पड़ा क्योंकि हमने सॉल्यूट डाला, अब ये प्योर नहीं रहा है और फिर हमने ये डेरिवेशन लिया है। ये बात आपको याद रखना है। केबी क्या होता है, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या होता है केबी, दैट इज मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। अब बच्चों आप एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मैंने जो पढ़ाया है वो बहुत ही जोरदार, पूरे डेरिवेशन और पूरे इस थियरी के साथ मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, मैंने ये नोट्स भी बनाई है। यहां पर मैंने आपको समझा तो दिया है, पर आपको सिर्फ मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन साथ में अगर एग्जाम में थियरी पूछते हैं तो मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट का एक लाइन का डेफिनेशन है, वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड करना। इतना आप पूरा लिखोगे आपको पूरे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछते हैं, अगर एग्जाम में ये डेरिवेशन नहीं आया तो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ये 4 में से न्यूमेरिकल्स या फिर थियरी तो पक्का आते हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है, अब सिर्फ हमारी 2 थियरी रही है, एक है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बस अब ज्यादा काम नहीं है, हमारा सिर्फ 2 लेक्चर का काम है और फिर हम ये चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। इज इट ओके? तो यहाँ पर ये हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है बच्चों। एक बार शांति से, ध्यान से, फोकस करके इसको पढ़ लो। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से पढ़ लो ताकि आपको कोई क्वेरी ना रहे। आराम से इतना पढ़ लो बच्चों। रीड इट वंस। मैं आपको 1 मिनट का रीडिंग का टाइम दे रहा हूं, फिर मैं लास्ट में सम अप करूंगा। आराम से रीड कर लो, आराम से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो बच्चों, बराबर है, और समझ लो। और तुरंत ही मेरे लेक्चर खत्म होने के बाद वापस एक बार होमवर्क में इसको लिख लो। ठीक है, देखो बच्चों, आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे, ठीक है, उतना ही आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। कोई इतने टफ टॉपिक नहीं होते हैं, इनमें हमें कहीं पर भी शक्तिमान बनने की ज़रूरत नहीं होती है। बढ़िया से मेहनत करो और मस्त प्रिपेयर करो। ठीक है, ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।